गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कैंसर। इससे पहले हमने एड्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी डिसीज कैंसर। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड में आते हैं। और सबको पता है कि कैंसर जो है आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की भी और इंडिया में भी बहुत सारे लोग हर साल इस डेडली डिसीज से मरते हैं। सो कैंसर, it is one of the most dreaded disease of human beings and is a major cause of death all over the world. बहुत सारे लोग इस डिसीज से मरते हैं। तो क्या होता है कैंसर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे, क्या इसमें और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं, किसकी वजह से नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस हो जाती है। सो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज ए हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड प्रोसेस। हमने सबने 11th में सेल साइकिल पूरा पढ़ा था, सेल का चैप्टर पढ़ा था कि सेल जब डिवाइड होती है तो पहले वो पूरा प्रॉपर उसका जो है डेवलपमेंट होता है, रेप्लिकेशन होता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। फिर एक से अगर 2 सेल बननी है तो 2 ही बनेगी, उसके बाद नहीं डिवीजन होगा। 2 से 4 बननी है तो 4 ही बनेंगी, यानी जितनी बननी है उतनी ही बनेगी, अनकंट्रोल्ड नहीं होगा। पर यहाँ पर क्या होता है, ये सारी प्रोसेसेस खत्म हो जाती हैं। कैंसर सेल के पास ये सारा जो एक रेगुलेट वे में जो प्रोसेस चल रहा था ये सब कुछ खत्म हो जाता है और सब कुछ अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेट प्रोसेस। जो नॉर्मल सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है वो एक कंट्रोल और रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। कैंसर सेल में क्या होता है, अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, मतलब उसमें ये सब कुछ खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वे में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8, 16, 18, 32 ऐसे मतलब अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। डिवीजन ऑफ सेल्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब वो सारी मैकेनिज्म खत्म हो जाती हैं जो कि नॉर्मल सेल में होती हैं और ये अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में। तो इसकी जो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है वो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है जैसे एक सेल से ये 2 सेल हैं और ये जैसे ही कांटेक्ट में आएंगी, ये मतलब अब इतनी सी स्पेस थी, यहाँ पर 1 से 2 सेल बननी थी तो 2 ही सेल बनेगी और जैसे ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आई इनका डिवीजन बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। यानी 2 सेल आपस में कांटेक्ट में आई, अब वहां पे जगह नहीं है, ये सेल डिवाइड होना बंद हो जाएगी। बट कैंसरस सेल की ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली और वो अल्टीमेटली वहाँ डिवाइड होती जाती है और वहाँ पर एक सेल्स का एक गुच्छा सा इकट्ठा हो जाता है, एक पूरा बंडल सा वहाँ इकट्ठा हो जाता है, सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, एक मास ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, तो कैंसर सेल डू नॉट हैव देयर दिस प्रॉपर्टी, उसमें ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल, इकट्ठा डिवाइड होती जाएगी, एक के ऊपर चढ़ती जाएगी, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, एक मास ऑफ सेल बन जाएगा जिसको बोलते हैं नियोप्लाज्म और ट्यूमर। तो कौन सी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसकी जो कंट्रोल डिवीजन वाली थी, जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली थी, वो सब खत्म हो गई, अनकंट्रोल्ड वे में वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गई। तो जब वहीं पर स्टार्ट होती जाएगी, जगह नहीं है तो क्या होगा, वहां इकट्ठा हो जाएगी ना एक साथ, तो वहां पर एक मास ऑफ सेल बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर, नियोप्लाज्म और ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर है, ये भी ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस के पॉइंट पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला है बिनाइन और दूसरा है मैलिग्नेंट। जो बिनाइन है एक्चुअली में वो कैंसरस नहीं है, जो मैलिग्नेंटेड है वो कैंसरस है। बिनाइन क्या होता है, कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, यानी यहाँ पर एक सेल डिवाइड हुई है, कुछ टाइम तक डिवाइड हुई, वो यहीं रहेगी, यहाँ से आगे कहीं पर भी स्प्रेड नहीं होगी। कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, यहाँ बनी है तो यहीं रहेगी, इससे आगे वो कहीं मूव नहीं करेगी। थोड़ा सा डिवाइड हुआ वहीं रहेगी, जिसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, यानी ये कैंसरस नहीं होता। दूसरा आता है मैलिग्नेंट, नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल डिवाइड एंड ग्रो वेरी रैपिडली। जो मैलिग्नेटेड है वो क्या होता है, मैलिग्नेटेड, नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल जो होती हैं वो है मैलिग्नेटेड यानी कैंसरस है। आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो अनकंट्रोल डिवीजन होगा, तो वो एक ही जगह पे कन्फाइंड नहीं रहेगी, वो मूव करेगी ब्लड के थ्रू। तो नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल डिवाइड एंड ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो करेगी, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू,
मतलब जहां जहां भी जाएगी, आसपास के जो भी जहां पर भी घुस जाएगी, कहीं पर भी इन्वेड कर सकती है। इन्वेडिंग मतलब कहीं पे भी घुसना, कहीं पे भी घुस सकती है, किसी भी ऑर्गन के अंदर, किसी भी टिश्यू के अंदर घुस के वहां डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस ऑर्गन को अटैक करेगी वहीं का कैंसर डेवलप कर देगी, जिस भी टिश्यू में एंटर करेगी वहीं का कैंसर डेवलप कर देगी। सो इन्वेडिंग मतलब घुसेगी वहां पर, डैमेज करेगी सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, उनके आसपास के जो एरिया है उसको खराब करेगी। स्टार्विंग नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग, स्टार्विंग नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी चाहिए तो खाना भी तो चाहिए, तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो आसपास की सेल सारा न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर देगी, उनके साथ compete करेगी नॉर्मल सेल्स के साथ, और न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर देगी। तो उनको खाना नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल सेल से क्या करेगी, सारा खाना ले लेगी। स्टार्विंग नॉर्मल सेल्स, उनको खाना नहीं देगी, वो भूखा रहना पड़ेगा। बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये तो डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी लेने के लिए खाना चाहिए, खाना चाहिए तो किससे लेगी, जो नॉर्मल सेल का खाना है वो ले लेगी, तो वो भूखे रहना पड़ेगा उनको सेल को। Cells sloughed from such tumor reach distant site through blood, and wherever they get lodged in the body they start a new tumor। और ब्लड के थ्रू ये सेल्स वहां से कट के ब्लड के थ्रू जहां भी जाएंगी, ब्लड के थ्रू जहां भी पहुंच जाएंगी, वहां जाके नया ट्यूमर बना देंगी। और इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि हमने क्या बोला था, बिनाइन तो अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ से मूव नहीं करेगा, पर ये ना किसी को परेशान करेगा ना मूव करेगा, कोई ज्यादा डैमेज नहीं करता। बहुत भाई बना है तो कहीं ना कहीं तो मुश्किल है, बट ये जहां पर बनी वो सबसे ज्यादा बॉडी को डैमेज करेगी। और ब्लड के साथ ये जहां भी पहुंच जाएगी, जिस भी ऑर्गन में पहुंच जाएगी, वहां अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट करेगी, वहां पर ट्यूमर बनाएगी। और इस प्रॉपर्टी को जो ब्लड के साथ ये पहुंच रही है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेटास्टेसिस। इसके ऊपर अलग से डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस, जो नॉर्मल सेल्स के अंदर नहीं होती। किसके अंदर होती है ये, कैंसरस सेल में, कि ये ब्लड के थ्रू कहीं पे भी जा सकती है, अनकंट्रोल्ड है डिवीजन इसका, इसको रोक नहीं सकते, तो वहां जाएगी और वहां जाके ये ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देगी। समझ में आया क्या है कैंसर सेल, नॉर्मल सेल? कैंसर सेल जो अनकंट्रोल डिवाइड हो रही है, जिसको रोक नहीं सकते, वहां पर एक मास ऑफ सेल बना देगी, जिसको ट्यूमर बोलेंगे। और वो ट्यूमर दो तरह के हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेटेड। बिनाइन अपनी जगह पे रहेगा, वहां से मूव नहीं करेगा, इट कॉजेज लिटिल डैमेज टू द बॉडी, थोड़ा सा डैमेज करेगी, बट मैलिग्नेटेड तो पूरा का पूरा डैमेज कर देगी, कैंसर क्रिएट कर देगी। जहां भी जाएगी वहां जाके डिवाइड होएगी, सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड करेगी, जिस ऑर्गन को इन्वेड करेगी वहां डिवाइड होगी, वहां पर ये ट्यूमर क्रिएट कर देगी। तो इस प्रॉपर्टी को जब ये ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर कहीं पर भी इन्वेड करती है, वहां जाती है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है मेटास्टेसिस। तो अब देखते हैं कि क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि ये नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट। हम कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है, या कौन से कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करते हैं। पहला है फिजिकल एजेंट, जो नॉर्मल सेल को कैंसरस में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट्स और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो पहले है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में आते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है उसमें आता है एक्सरेज एंड गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये है आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो क्या कॉज करती है, अल्ट्रावायलेट रेज कॉज डीएनए डैमेज विच लीड्स टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वो डीएनए को डैमेज कर देती है, जिससे वो नॉर्मल सेल का जो डीएनए है वो नियोप्लास्टिक उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो आप याद रख सकते हो, आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे सिंगल है, गामा सिंगल है, इसलिए याद रख लो। नॉन आयोनाइजिंग में दो वर्ड है, तो यहाँ भी अल्ट्रावायलेट में दो है, इससे याद रख लो कि नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट आएगा, सिंगल सिंगल है तो आयोनाइजिंग में आ रहा है। रेडिएशन तो दोनों ही है, तो रेडिएशन की वजह से नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा केमिकल एजेंट, इसके बारे में तो सभी को पता होगा, टोबैको, स्मोक, इससे जो मेन कॉज करते हैं लंग कैंसर में। तो ये और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव
वायरसेस में कौन से? ऑन्कोजेनिक। ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन्स कॉल्ड ऑन्कोजीन्स जो कैंसर कॉज करते हैं। कुछ वायरस ऐसे हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो कैंसर कॉज करते हैं क्योंकि उनके पास क्या है? जीन्स हैं जो ऑन्कोजेनिक हैं और वो कैंसर कॉज करती हैं। इसके अलावा सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स, सी ऑन उसको बोलते हैं, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट हैं पर किसी भी कंडीशन में ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं। दीज जीन, एक्टिवेशन ऑफ दीज जीन, कोई भी इनको एक्टिवेट कर सकता है। मतलब क्या प्रेजेंट है? सेलुलर ऑन्कोजीन्स यानी सी ऑन और प्रोटो ऑन्कोजीन्स यानी प्रो प्रिमिटिव है, अभी ये प्रो कंडीशन में है, अभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, प्रो कंडीशन है, बट इसको कोई भी कंडीशन में कोई भी चीज कैंसर में कन्वर्ट कर सकती है। एक्टिवेशन ऑफ दीज जीन्स अंडर सर्टेन कंडीशन इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इन सेल्स को कार्सिनोजेनिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो ये हो गए हमारे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स और जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेडिएशन से दूर रहना चाहिए, केमिकल से दूर रहना चाहिए, ऐसा जो कि बॉडी में जाके कहाँ अटैक करेगा, कौन सी सेल को कन्वर्ट कर देगा, किस तरह से इनको एक्टिवेट कर देगा कि नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बच गया हमारा कि डायग्नोज कैसे होगा और क्या ट्रीटमेंट है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।